हेलो स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th की इंग्लिश प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ से बिल्कुल तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ से जो है आपको बिल्कुल ट्रांसलेटेड टू हिंदी, आपको क्वेश्चन आंसर जो भी आपको परीक्षा में ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ यहाँ से प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं। तो आप लोग निश्चित जो है इस चैनल को शेयर करें और सारे विद्यार्थी को बेनिफिट पहुँचाएँ। जिस प्रकार से आपको कोचिंग संस्थानों में जो आपको बहुत बड़े से बड़े रुपया लेकर के भी उस प्रकार से नहीं दे पाते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यहाँ से वो चीज़ मिले जो आपको परीक्षा में बिल्कुल हेल्प पहुंचाए और आपको 60 से एबव 70 से एबव नंबर लाने में आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से मदद करे। अगर आप अच्छे तरीक़ा से तैयारी करेंगे तो आपको 80+ नंबर ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो चलिए चलते हैं और आज की क्लास को समझते हैं। जैसा कि आपको हमने द पेज फॉर लिविंग के ट्रांसलेट इनटू हिंदी अच्छी तरह से यहाँ से मिल चुका है। आपको हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि बी का हमने आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से यहाँ से करवा चुके हैं। और आज हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप जो है, जो कि आपको देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले हम आपको निश्चित रूप से, अगर आप व्यूअर्स एंड लर्नर्स या फिर स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे इस क्लास को लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, जिससे कि उन विद्यार्थी तक पहुंच पाए जो कि बिहार बोर्ड से 10th क्लास से इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए तो हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में ये पहला क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है, राइट ए फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट अर्थात एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ वाक्य लिखें। फ्यू सेंटेंसेज, कुछ वाक्य लिखें। आपको मैंने बहुत सारे आपको मैंने इस एस्से में जो है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में बहुत सारे सेंटेंसेज को देखे थे, उसमें से आप कुछ सेंटेंसेज को यहाँ लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा, जिसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर अच्छी तरह से आप नोट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका आंसर आ चुका है। ये आंसर जो है एकदम आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको आसानी रूप से लिख करके आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो भी वीक से वीक स्टूडेंट भी हैं तो आप लिख करके अपने पावर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ सेंटेंस लिखें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, दिज आर फॉलोइंग द राइटर्स सब्सक्राइब ए फ्यू सेंटेंसेज। अर्थात लेखक के द्वारा जो है यहाँ पर डिस्क्राइब पढ़ना है, लेखक के द्वारा जो है कुछ सेंटेंसेज यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, वर्णन किए गए हैं। वो इस प्रकार है, सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में लेखक ने जो विशेषता बताए हैं इस नाटक में वो इस प्रकार से है। पहला नंबर है, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। नाटक का मुख्य किरदार अनाज का व्यापारी था। विच द ऑथर वाज वाचिंग इन डबलिन, जिसको कवि लेखक जो हैं, जिसे लेखक जो है डबलिन में देख रहे थे। अगला सेंटेंस लिखना है, ही लिव्स इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। वह छोटे से शहर से था। कौन? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। चलिए नेक्स्ट लिखना है, थर्ड नंबर में, ही वाज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज। वह बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था। अगला लिखना है, हिज हर्ट वाज डिकी। उसका हृदय बहुत छोटा था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। उसका भतीजा उसे ठगता था। और आगे लिखना है, हिज वाइफ स्पेंड 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। उसकी पत्नी जो है प्रत्येक छुट्टी के दिन 10 पाउंड खर्च करने की अद्भुत इच्छा रखते थे। तो इस प्रकार से हमने 6 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। आप इसमें से अगर 5 पॉइंट भी इस प्रकार से लिख देते हैं तो आपका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप जो है आपका पहला नंबर अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप निश्चित रूप से जो है किताब लेकर के क्वेश्चन को पहले समझ लें और तब जाकर के इसके आंसर को देखेंगे। और इससे पहले भी अगर आपने वैसे क्लास को इसके ट्रांसलेट इनटू हिंदी पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको आप निश्चित रूप से देख लें, जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। चलिए क्वेश्चन है सेकंड नंबर,
फर्स्ट नंबर हो चुका है। सेकेंड नंबर कहा जा रहा है, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज एट 1000 miles an hour। अर्थात इसमें एक वाक्य में, एक पैराग्राफ में दिया हुआ था, यहाँ पर कहा जा रहा था कि अब वे लोग मुझसे कहते हैं, वे कहते हैं कि एक हवाई जहाज़ की गति 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। नाउ डैश टू फास्ट, अब यह तो मेरे लिए बहुत तेज़ है। ऐसा बोला गया था किसके द्वारा? कॉर्न मर्चेंट के द्वारा। व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रू ऑन द फास्ट लाइफ टूडे। अर्थात आज के जो है तेज़ गति को किस प्रकार से प्रकाशित करता है, ऐसी बात, उनकी जो बात है वो तेज़ गति किस प्रकार से आज के जीवन पर प्रभावित करती है, उस पर आपको क्या करना, रिमार्क करना है। वैसे बातों को आपको लिखना है। वैसे बात के बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कौन सी बात, जैसे कि वो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो कही थी, आज के मॉडर्न आधुनिक आदमी के लिए किस प्रकार से बात प्रभावित करती है, वो आपको रिमार्क करना है, टिप्पणी करना है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ये जो उनका वक्तव्य था उसी बात पर आधारित हमें रिमार्क, उनकी टिप्पणी को लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा, द एबव स्टेटमेंट शोज दैट टूडेज मैंस लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट। ऊपर के जो बात दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनसे स्पष्ट होता है, द एबव स्टेटमेंट, उस कथन से स्पष्ट होता दिखाता है कि आज का लाइफ बहुत ही तेज़ हो चुका है। कैसे? तो टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट हैज़ मेड द लाइफ वेरी फास्ट। मतलब कि टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट, आधुनिक तकनीकें जो है या टेक्नोलॉजी जो है, आज हमारे लाइफ को क्या बना दिया? बहुत ही तेज़ बना दिया है। ऑल वांट टू अचीव मोर एंड मोर। सभी लोग जो है अधिक से अधिक पाने की चाहत कर रहे हैं। इन लेजर टाइम, कम से कम समय में। इट इज़ गेटिंग फास्टर इच डे ड्यू टू व्हिच नो वन इज़ सेटिस्फाइड। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति जो है आज सेटिस्फाइड अपने लाइफ से क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है। विद हिज लाइफ, अपने लाइफ से कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है। देयर इज़ कंपेरिजन इन द लाइफ, देयर इज़ अ कंपेरिजन इन द फास्ट लाइफ विद द फास्ट स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। इसलिए जो है वो कॉर्न मर्चेंट जो है अपने जीवन की गति की तुलना उस हवाई जहाज़ से कर रहे हैं। विच गोज एट 1000 miles an hour, इट सीम्स डैट टूडेज लाइफ, जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वैसे तेज़ गति से किसकी तुलना की जा रही है? उसकी गति की तुलना की जा रही है। जो भी आज मीडियम फैमिली के लोग हैं वो अपनी तुलना उस प्रकार से कर रहे हैं ना। 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो वही इस बात से निष्कर्ष निकलता है। और लास्ट में हम इसमें बता देंगे, इट सीम्स डैट टुडेज लाइफ हैज़ बिकम लाइक अ मशीन। इस प्रकार से जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि आज हम लोग का जो है लाइफ एक मशीन के भांति हो चुका है। जिस प्रकार से एक मशीन का लाइफ होता है, उसी प्रकार से हम लोगों की भी जीवन की लाइफ उसी प्रकार से हो चुकी है। तो इस प्रकार से उनके बातों से अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से आप निश्चित रूप से इसको नोट कर लेंगे और इस प्रकार से आप बता देते हैं, तो ये आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग जो है फाइनली तीसरे नंबर के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अभी तक आप लोग 2 नंबर तक क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट्स डू वी हैव। कौन सी ऐसी उत्तेजना है जो आज हम लोगों के पास है, टुडे, आज हम लोगों के पास है। विच आवर एंसेस्टर्स लैक्ड, जो हमारे पूर्वज के पास नहीं था। ऐसी कौन सी उत्तेजना है, ऐसी कौन सी आनंद है जो हम लोगों के पास है लेकिन हमारे पूर्वज के पास नहीं था। इज इट एन एडवांटेज और ए डिसएडवांटेज, क्या यह हम लोगों के लिए लाभ है या हानि है, इस बात को जो है बताना है। तो चलिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग फाइनली अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर मैंने आपके लिए एकदम आसान से आसान भाषा में यहाँ पर लिख रखा हूँ। अगर ये इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो आप अगर नहीं समझ पा रहे तब बिल्कुल एक बार
देखें, 2 मिनट का ये आंसर है। अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम लाइन टू लाइन इसका हिंदी में एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुकी थी कि आज हम लोगों के पास ऐसी कौन सी खुशी है जो हमारे पूर्वज के पास नहीं थी, है ना, जिससे हमारे पूर्वज क्या थे, लैक्ड थे। और इसमें पूछा गया है कि ये हमारे लिए लाभ है या हानि है। तो इसके लिए हम आंसर देंगे। तो आंसर इस प्रकार से, वी फील टुडे इज़ द एक्साइटमेंट ऑफ रैपिड स्पीड ऑफ लाइफ। हम लोग जो आज महसूस कर रहे हैं, उत्तेजना महसूस कर रहे हैं, वो रैपिड और स्पीड ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की तेज़ गति को महसूस कर रहे हैं। टुडे वी हैव फास्ट स्पीड ऑफ मशीन्स। आज हम लोगों के पास तेज़ गति की मशीन है एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और अत्याधुनिक तकनीकें हैं। विच मैक्स आवर वर्क इज ईजी, जो हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं। एंड सेव्स टाइम, और हमारे काम और हमारे समय को क्या करते हैं, बचाते हैं। वी हैव फास्ट स्पीड ऑफ माइंड, वी हैव फास्ट स्पीड ऑफ माइंड, जो हमारे दिमाग को भी इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वी हैव फास्ट स्पीड ऑफ माइंड टुडे। आज हम लोगों के पास तेज़ गति वाला दिमाग है। विच आवर एंसेस्टर्स लैक, जिससे हमारे पूर्वज अनभिज्ञ थे, जो हमारे पूर्वज के पास नहीं था। चलिए आगे इस क्वेश्चन का आंसर लैक्ड, ये तो समझ में आ गया कि हमारे पूर्वज के पास क्या नहीं था और क्या आज हम लोगों के पास है। आगे इसमें कहा गया था कि ये बातें जो है क्या है, एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है, हमारे लिए लाभ है या फिर हानि है। तो चलिए आराम से समझते हैं। इट इज़ एडवांटेज, यह क्या है, हमारे लिए लाभ भी है एंड ऑल्सो डिसएडवांटेज, और हानि भी है। तो समझते हैं लाभ किस रूप में है। व्हेन इट यहाँ से लिखना है आपको, व्हेन इट कम्स टू डू एनी वर्क विद फास्ट स्पीड इन लेस टाइम, जब हमारे काम को ये कम समय में कर देता है तो इट सीम्स टू बी एन एडवांटेज, तो हमारे लिए ये क्या है, लाभ है। बट व्हेन वी सी द एक्सीडेंट एंड इंजुरीज, जब यही तेज़ मशीन जो है हमको एक्सीडेंट करवा देता है या फिर हमें बहुत सारे इंजुरीज हो जाता है, हमारे शरीर में इंजुरीज ऑक्यूर्ड हो जाता है बाय इट, तो इसके द्वारा जब हमारे शरीर को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर इंजुरीज हो जाता है तो ये हमारे लिए क्या है, इट सीम्स टू बी ए डिसएडवांटेज, तो हमें ये हानि जैसा प्रतीत होता है। तो इससे कहा जा सकता है कि ये सब चीज़ें जो है, जो ये सब जो मशीन है जो तेज़ गति हम लोगों की लाइफ के लिए है, वो क्या है, हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। और एक प्रकार से बात इसमें और कहा गया है कि इन अदर वे, दूसरे तरीक़ा से हम कह सकते हैं, वी कैन से डैट, इन अदर वे दूसरे तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि दैट द सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट गिवन बाय इट इज़ एन एडवांटेज, जो हमें आनंद देता हो तो वो हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है। अगर ये तेज़ गति अगर हमारे लिए जब आनंद देता है तो हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है। बट इट डज नॉट गिव द रियल प्लेजर, जब ये वास्तविक आनंद नहीं देता है, रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, इट इज़ ए डिसएडवांटेज, अगर ये हमें यात्रा में सुखद अनुभूति नहीं देता है तो ये हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। एक दूसरा तरीका से हम ये भी बात यहाँ पर लिख दिए हैं, इस तरह से भी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज कह सकते हैं। तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। स्लो थिंकर्स, धीमी सोचने वाला किसे कहा गया है, ठीक है, स्लो थिंकर्स कौन है इसमें। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे, और आज जो है स्लो थिंकर्स को हैंडीकैप्ड की श्रेणी में क्यों रखा गया है, कैसे है, यानी कि स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड अपंग कैसे है, ठीक है, इस बात को भी समझना है। तो चलिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गई होगी कि पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्लो थिंकर्स कौन है इस एस्से में, और जो है कैसे स्लो थिंकर्स को हैंडीकैप्ड कहा गया है। बिल्कुल यहाँ से आप नोट कर लेंगे, द पर्सन हुज मेंटल एक्टिविटीज़ डू नॉट फॉलो द स्पीड ऑफ मशीन आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स।
अर्थात वैसे व्यक्ति जो मानसिक गतिविधियाँ जिनकी मानसिक गतिविधियाँ मशीन की गति का पालन नहीं कर पाते हैं आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, उन्हें क्या कहा गया है? धीमी सोचने वाला कहा गया है। एज आवर एंसेस्टर्स आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, जैसे हमारे पूर्वज जो थे वो धीमी सोचने वाले थे। स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड, स्लो थिंकर्स को हैंडीकैप्ड क्यों कहा गया है ये बातें हम लोग अब देखेंगे। स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे इन गेटिंग अ लिविंग, जो स्लो थिंकर हैं वो अपने काम में वे अपने आजीविका चलाने में, गेटिंग अ लिविंग का मतलब क्या हो गया? वो अपने आजीविका चलाने में भी क्या है? अक्षम है, अपंग है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट ए जॉब, वो अपने कोई भी काम करने में क्या है? उनको कठिनाई महसूस होती है। बिकॉज दे डू नॉट एडजस्ट टू द फास्ट स्पीड ऑफ लाइफ इन कंपेरिजन विद अदर्स। क्यों कठिनाई महसूस होता है? क्योंकि वे जो है आज अपने आप को जो तेज़ गति के लोग हैं उनके साथ वे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लिख लेंगे, एकदम यहाँ तक हो गया था, उसके बाद आप यहाँ से लिख लेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है 4 का पूरा हो जाता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ से 4 नंबर में कि स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे इन गेटिंग ए लिविंग, धीमी सोचने वाले क्या हैं? अपने आजीविका चलाने में अक्षम हैं, अपंग हैं। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट ए जॉब, वो अपने काम करने में भी उसको कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि दे डू नॉट एडजस्ट टू द फास्ट स्पीड ऑफ लाइफ इन कंपेरिजन विद अदर्स, वे जो है जो तेज़ गति के लोग हैं उनके साथ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख देना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ, अर्थात हमने ऐसे में देखा था कि लेखक जो है अपनी पत्नी से क्या जानना चाहता था, वो उस बात को यहाँ पर लिखना है। वो अपनी पत्नी से क्या जानना चाहता था? जब वे फिल्म देख रहे थे, जब वे सिनेमा देख रहे थे, तो लेखक अपनी पत्नी से क्या जानना चाहता, तो उस बात को लिखना है। और फिर लिखना है व्हाट डज इट सजेस्ट्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी के कष्ट के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं लेखक, उसके बारे में लिखना है। इसमें अर्थात 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि लेखक अपनी पत्नी से क्या जानना चाहता था सिनेमा देखने के दौरान, और अगला है कि आधुनिक आदमी के कष्ट के बारे में वे क्या सुझाव देना चाहते हैं। प्लाइट मतलब होता है कष्ट और सजेस्ट मतलब होता है सुझाव, क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर को आप बिल्कुल समझ करके नोट कर लेंगे। एकदम एक एक क्वेश्चन को हमने बारीकी से अच्छी तरह से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आपको अगर अच्छा लग रहा हो कमेंट जरूर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए 5वां आंसर है द राइटर वांटेड टू नो अबाउट ए गर्ल वेदर द राइटर वांटेड टू नो, अर्थात लेखक जानना चाहता था अबाउट ए गर्ल, उस लड़की के बारे में। शी वाज द सेम गर्ल, वेदर शी वाज द सेम गर्ल, क्या वो वही लड़की है। होम दे, ये लिखा हुआ है दे, होम दे हैड सीन इन द बिगिनिंग ना, यहाँ से आप समझेंगे द राइटर वांटेड टू नो, लेखक जानना चाहता था अबाउट ए गर्ल, उस लड़की के बारे में कि शी वाज द सेम गर्ल, क्या वो वही लड़की है। whom they had seen in the beginning, जिसको हमने शुरू में देखा था। इस प्रकार से बातों को जानना चाहता था। तो उसकी फिर पत्नी बताती है his wife replies in the negative, उसकी पत्नी जो है नकारात्मक में जवाब देती है। she adds that, और वो कहती है there are 3 girls in the film, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। he may call them as A, B and C, उसे आप A, B और C कह सकते हो। the hero is going to fall in love, हीरो जो है वह उस तीनों लड़की के प्यार में पड़ेगा। with girl B, C, A in that order, और वो भी क्रम से पड़ेगा, पहले B से प्यार होगा, फिर C से, फिर A से। इस प्रकार से उसकी पत्नी जवाब देती है।
तो ये पहला का आंसर जो है आप समझ गए होंगे कि वो लेखक क्या जानना चाहता था, फिर उसकी पत्नी ने उसे क्या जवाब दिया। फिर आगे है इसी में कि आधुनिक आदमी के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं लेखक। जैसा कि आप क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पूछा जा रहा था कि व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन, अर्थात आधुनिक आदमी के दर्द के बारे में क्या सुझाव देना चाहते थे। तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे, इट वेरी वेल सजेट्स द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन, अर्थात वे आधुनिक आदमी के दर्द पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से सुझाव देते हुए कहते हैं, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वह अपने आप को अयोग्य पाते हैं समझने में, हिज सराउंडिंग वेरी वेल, वे अपने आसपास को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। कौन समझ नहीं पाते हैं? जो आज तेज़ गति से नहीं सोच पाते हैं, जो स्लो थिंकर्स हैं, वे अपने आप के सराउंडिंग को नहीं समझ पाते हैं। ही इज़ टू इन्वॉल्व्ड इन द सराउंडिंग, वे शामिल तो रहते हैं, ही इज़ टू इन्वॉल्व्ड इन द सराउंडिंग, वो आसपास में शामिल रहते हैं, बट ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं कोई भी काम को, बिकॉज ऑफ हिज स्लो थिंकिंग स्पीड, क्योंकि उसकी जो होती है माइंड की गति क्या होती है, स्लो होती है। तो जिसके कारण उन्हें बहुत प्रकार की तकलीफ़ें होती है, कोई भी काम के लिए उन्हें दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से आधुनिक आदमी के दर्द के बारे में वे बताते हैं, सजेशन देते हैं। चलिए, तो आपको ये आंसर समझ में आ गई होगी। हम लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एस्से, अर्थात इस एस्से का सारांश लिखें। सेंट्रल आइडिया, मुख्य बिंदु लिखें। मुख्य बात क्या है उसको आप क्या करें, लिखें। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं आंसर के माध्यम से। अब चलिए इस आंसर को भी हम लोग 2 मिनट समय दे करके आसानी पूर्वक लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो भी विद्यार्थी हैं आप आराम से इस हर एक उत्तर को आप आसानी रूप से एक एक उत्तर को देखेंगे, 5-5 मिनट लगा करके आपको बिल्कुल सारी उत्तर इसमें से समझ आ जाएगी। तो जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन अब देखने वाले हैं कि इस एस्से का मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है, मुख्य बात क्या है, उसको समराइज करना है, उसको लिखना है स्पष्ट करते हुए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इन द एस्से, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द एस्से, इस निबंध में, द पेस फॉर लिविंग, इस निबंध, जीवन की गति, इस निबंध में जो है इलस्ट्रेट्स द एक्टिविटीज़, इलस्ट्रेट्स मतलब क्या हो गया, दृष्टांत। इस पूरे दृष्टांत में जो है एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रगल्स ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी के संघर्ष और क्रियाकलाप को दिखाया गया है, बताया गया है। दिस स्टोरी रिप्लाइज द प्लाइट ऑफ मॉडर्न मैन, अर्थात इस कहानी में जो है एक्सप्लेन किया गया है, विस्तार किया गया। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, विस्तार किया गया है द प्लाइट ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी के दर्द के बारे में। हु इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन हिज थिंकिंग एबिलिटी, who is not able to understand and maintain his thinking ability as others, अर्थात जो दूसरे व्यक्ति से अपने आप को अयोग्य पाते हैं समझने में, किसी बात को समझने में अयोग्य पाते हैं। आगे है he finds himself in the hopeless fog, वे अपने आप को आशाहीन धुंध में पाते हैं, जो स्लो थिंकर होते हैं। in many situation, बहुत सारी स्थितियों में। everybody cheats him, और प्रत्येक व्यक्ति उसे क्या करता है, ठगता है। एंड ही ओनली क्राइज, और वह सिर्फ और सिर्फ चिल्लाता है, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर पाता है। ऑन हिज सिचुएशन, और वो अपनी स्थिति पर क्या करता है, सिर्फ चिल्लाता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाता है। कौन, जो स्लो थिंकर्स होते हैं। लेखक के अनुसार तो यही सब मेन पॉइंट है इस अध्याय का। एंड सीक अदर से हेल्प ऑफ डूइंग हिज वर्क कंफर्टेबली, और जो है वो अपने काम को जो है करने में दूसरे की सहायता लेते हैं, तभी उनका काम हो पाता है। ही इज़ अनेबल टू अर्न, वह कमाने में भी क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं। हिज लिविंग, अपने
जीवन को चलाने में भी वो अयोग्य होते हैं। बिकॉज द कैन नॉट थिंक एज फास्ट एज अदर्स, क्योंकि वे जो है दूसरे लोगों की तुलना में जो है अपने आप को तेज़ नहीं रख पाते हैं। तो चलिए इस आंसर को आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे और आपको समझ में आई होगी। निश्चित रूप से आप इस आंसर को नोट कर लेंगे।